23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराएंगे जो सियासी गलियारों में आज चर्चा का विषय रही और ऐसे या वैसे चुनाव पर भी असर डालेगी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर विवादित बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहती है। इस बार भी उनका एक बयान सियासत को हवा दे रहा है। उन्होंने लोगों को घर पर चाकू तेज रखने की हिदायत दी है और कहा है कि लव जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू जागरण कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा, पहले देखिए। जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इस तरह के विवादित बयान दिया हो और सियासत को हवा दी हो। हम आपको कुछ और भी प्रज्ञा ठाकुर के ऐसे बयान बताते हैं जो काफी सुर्खियों में भी रहे और काफी विवादों में भी रहे। आपको याद होगा, सबसे पहले जब सुर्खियों में प्रज्ञा ठाकुर आई थी तो उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर बयान दिया था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया था। उसके बाद उन्हीं के हत्यारे यानी गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को उन्होंने देशभक्त बताया। हेमंत करकरे को श्राप देने की बात कही। मुंबई हमले में ऑफिसर थे हेमंत करकरे। इधर बाबरी ढांचे को ढहाने की भी प्रज्ञा ठाकुर ने बात की थी। लाउडस्पीकर से संतों की साधना भंग होती है, यह भी बयान बीच में दिया था जो सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि मंदिरों का पैसा विधर्मियों को चला जाता है। इस पर भी काफी विवाद हुआ था, काफी बवाल हुआ था। हिजाब विवाद पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। पुलिस को रिश्वत देने के लिए बेटियों को बेच देते हैं लोग, ये भी बयान दिया था। तो जरा देखा आपने किस तरह से प्रज्ञा ठाकुर अक्सर चर्चाओं में रही है अपने विवादित बयानों के कारण, विवादित बोल के कारण। और चलिए, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में तब तक सियासी खबर पूरी नहीं होती जब तक कि उसके ठीक से पीछे के एंगल को हम ना समझ लें। और इसी को समझने के लिए हमने चुनाव शाखा आपके लिए तैयार की है, जहां कई सियासी रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सीधा रुख करेंगे चुनाव शाखा का, जहां हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये कोई पहली दफा नहीं है, दर्शकों को हम वो बयान भी बता रहे हैं जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिए हों और सुर्खियों में आई हो, सियासत को हवा दी हो। लेकिन हमने देखा है कुछ एक ऐसे नेता होते हैं जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, कुछ ऐसा बयान दे देते हैं और सियासत अपने आप गर्मा जाती है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये पहला मौका नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने इस तरह की बात की हुई। एक लंबी फहरिस्त है। दरअसल दीपक, इनको 2019 में जब दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से लोकसभा का टिकट दिया गया था, तभी काफ़ी सारे प्रश्न उठे थे कि एक आतंकी घटनाओं के आरोपी या अभियुक्त को कैसे बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो इस पर काफ़ी सवाल उठे थे और उसके मायने तलाशे गए थे। देखिए, जब इसका पहला मकसद तो यही था कि जब जो हिंदू आतंकवाद है उसका मामला उठा था, पी चिदम्बरम कह ले चाहे सुशील कुमार सिंधे ने कह ले, जब हिंदू आतंकवाद ये टर्म यूज हुआ तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने इनको टिकट दिया था, वो भी एक ऐसे चेहरे के खिलाफ जिसकी हिंदी विरोधी छवि बनाई जाती है या जो चर्चित रहते हैं, दिग्विजय सिंह। तो ये एक प्रयोग था उस समय और ये प्रयोग सफल रहा क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ उस पर और प्रज्ञा जीत कर आ गई दिग्विजय सिंह के खिलाफ। तो ये बीजेपी का प्रयोग था और ये सफल रहा। और उसके बाद देखिए, प्रज्ञा
का इस्तेमाल हमेशा ऐसे हुआ है कि जो अस्वीकार मुद्दे हैं, जो एक नेरेटिव सेट हैं कुछ चीज़ों को लेकर समाज में, अगर उस पर बहस गरमाना हो तो इनका इस्तेमाल आरएसएस ने बड़े अच्छे तरीके से किया है और बीच बीच में ये मुद्दे उछालती रहती हैं। देखिए, हमारे समाज में दो नेरेटिव सेट है, एक महात्मा गांधी के बारे में, एक नाथूराम गोडसे के बारे में। चाहे इसको विचारधारा के स्तर पर देख लें, चाहे शख्सियतों के स्तर पर देख लें, तो ये बहस जब उछाली जाती है तो नए सिरे से बहस होती है और नए नेरेटिव सेट होते हैं। यानी कोई दशकों से स्थापित नेरेटिव को अगर चेंज करना है तो प्रज्ञा जैसे शख्सियतों से इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी मंच पर इस बहस को छेड़ा जाए। तो बीजेपी और आरएसएस ने इनका इस्तेमाल बड़े अच्छे से किया है और आज का जो बयान है लफ्ज़ियात को लेकर उन्होंने दिया, तो ये उसी दिशा में देखा जाना चाहिए कि इस पर बहस गर्म होती रहनी चाहिए, ध्रुवीकरण होता रहना चाहिए और कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर बहस सीधे पार्टियां नहीं कर पाती हैं तो इन चेहरों को आगे करके उस पर बहस छेड़ी जाए। तो प्रज्ञा का इस्तेमाल ऐसे होता रहा है, साध्वी प्रज्ञा का इस्तेमाल, और आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि वो इस तरह की बातें करती रहेंगी, क्योंकि कुछ नैरेटिव चेंज करने हैं बीजेपी को, कुछ विचारधाराओं के स्तर पर एक समाज में उथल पुथल जैसे एक वैचारिक स्तर पर मचानी होती है। तो ये प्रज्ञा इस बयान को भी इसी दिशा में देखा जाना चाहिए। जी, एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे शैलेंद्र जी आपसे, क्या इस तरह के विवादित बयान जो अक्सर राजनेता दे देते हैं आवेश में आकर, गुस्से में आकर, क्या इस पर लगाम लगाने की आप कोई गाइडलाइन महसूस करते हैं कि कोई गाइडलाइन सरकार को निकालना चाहिए, प्रावधान आना चाहिए? जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम अक्सर अपने नवाचार को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ शब्दों की फहरिस्त जारी की थी जिसका प्रयोग सदन के कार्रवाई के भीतर कोई विधायक नहीं कर सकता। क्या इस तरह की कुछ गाइडलाइंस की या लगाम लगाने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, गाइडलाइन तो पहले से ही है और प्रज्ञा जैसी जो शख्सियतें हैं, प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख्सियतें, उन्हीं गाइडलाइन को तोड़ने के लिए ही इनका इस्तेमाल होता है। जैसे इन्होंने तो संसद में ही नाथूराम गोडसे को जब आतंकवादी करार दे रहे थे बहस में, तब इन्होंने टोका था वहां पर एक सांसद को और मंत्री को, और ये बहस उसके बाद छिड़ी थी कि नाथूराम गोडसे को लेकर इवन प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा था कि मैं शर्मिंदा हूं इस बयान पे, मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। तो इस तरह की ये जो जैसा मैं कह रहा हूं कि ये इनका इस्तेमाल ही वैसा होता है और ये इनकी छवि ही वैसी है प्रज्ञा ठाकुर की, कि एक हिंदूवादी नेता की छवि है और जिन मुद्दों पर कभी बहस नहीं होती उन मुद्दों को वो छेड़ती है अक्सर। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि समाज में ध्रुवीकरण होता है, जिन चीज़ों पर बहस होती है दो वर्ग में बढ़ता है वोट, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो इनका इस्तेमाल इसी के तौर पर किया जाता रहा है और ये आगे भी ये होगा। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी। बहुत शुक्रिया आपका इस चुनाव शाखा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर का विश्लेषण करने के लिए। और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट। महाकाल की नगरी की ये सीट कई मायनों में खास है। यहां से विधायक मोहन यादव शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं और ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस इस बार यहां परचम लहराने का दावा कर रही है। वहीं कुछ मुद्दे हैं जो जनता की जुबान पर चढ़े हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी, धर्म का नगर, जहां सियासत का अंदाज भी अपना है। यहां दो विधानसभा सीट हैं, एक उत्तर और दूसरी दक्षिण विधानसभा। दक्षिण विधानसभा से मोहन यादव लगातार दूसरी बार विधायक हैं और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2018 में मोहन यादव का मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र वशिष्ठ से हुआ था, जिसमें मोहन यादव ने करीब 20,000 मतों से विजय प्राप्त की। बीजेपी उज्जैन में हुए विकास और शिवराज सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए जीत का दावा कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी का उस समय ये रिकॉर्ड रहा पार्टी का कि वो पहली बार जब वो चुनाव में खड़े थे तो 8,000 वोट से जीते थे, 8,500 वोट से करीब, और अगली बार वो उससे डबल वोट से जीते। तो ये विधानसभा आने वाली हम और 3 गुना वोटों से जीतने की तैयारी में हैं फिलहाल, और इतने काम हो चुके हैं। वो इंडस्ट्रीज़ के मामले में ले लें, हम 4 लेन 6 लेन्स के मामले में ले लें, या धार्मिक दृष्टिकोण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से, और जो महाकाल लोक का निर्माण और वो संबंधित जो भी कार्य हुए हैं वो सब हमारे खाते में आज जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। पिछले 7 चुनावों की बात करें तो कांग्रेस महज एक बार ही जीत दर्ज कर पाई है। 2013 में मोहन यादव के सामने चुनाव लड़ने वाले जयसिंह दरबार भी बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद है कि इस बार जीत होगी और इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। साथ ही कांग्रेस आरोप लगाती है
कि उज्जैन में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। निश्चित रूप से ये कार्य होने चाहिए। शहर को आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक शहर बनाए रखना है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर को संभाले रखना है और ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों को लाना होगी जहां पर के हमारा श्रद्धालु, हमारे शहर का आदमी तरक्की कर सके और खुली हवा में सांस ले सके। ये सब आवश्यक कार्य हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको और बता देता हूँ, हमने पिछली बार भी मुद्दा उठाया कि हेडक्वार्टर है, संभागीय मुख्यालय है और यहाँ के अगर आप सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे तो आज भी सिविल हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों का आईसीयू बेड है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। कांग्रेस जितना कर गई उससे 1 इंच आगे ना बढ़ा पाए ये लोग। इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण भी असर डालते हैं। यहाँ बेरवा और ठाकुर समाज के मतदाताओं का दबदबा है। वहीं मुद्दों की बात करें तो महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर जनता खुलकर बोलती है। साथ ही लंबे समय से चली आ रही फ्रीगंज ओवरब्रिज की मांग का मुद्दा भी जनता के बीच बना हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी सतत है। आज 2023 के अंदर जनता ये चाह रही है कि किन लोगों ने झूठे वादे करे, किन लोगों ने आज शहर के अंदर गरीब से गरीब आदमी का बिल 4,000 5,000 आ रहा है, स्मार्ट मीटर उनके वहाँ पे लगा के और बिजली बंद रखी जा रही है। हमारे क्षेत्र में तो अभी हमारे को काफ़ी फैसिलिटी है, मतलब बीजेपी की तरफ से कि मतलब जैसे अनाज भी दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को गरीबी रेखा के अंतर्गत। और दूसरी बात, अभी बाजार में किसी प्रकार की हमको कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है। उज्जैन दक्षिण के अपने सियासी समीकरण हैं। बीजेपी के दावे हैं तो कांग्रेस के आरोप भी हैं, लेकिन जनता विकास और वास्तविकता को बारीकी से देख रही है। फैसला क्या होगा ये तो महाकाल ही जाने, लेकिन ये तय है कि इस बार मुकाबला जोरदार होगा। बात करें दक्षिण विधानसभा की तो लगातार बीजेपी का यहाँ 7 बार से कब्जा रहा है। और बात करें इस बार के चुनाव में तो चुनाव में इस बार जो अहम मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो बेरोजगारी, रोजगार के साथ संबंधित होगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। चलिए इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।